भारतीय पत्रकारिता दिवस बैठ जाओ, दोनों बैठो। के उपलक्ष्य आयोजित यह व्याख्यान माला है हमारे परम आदरणीय कुलपति, उनका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। हमारे प्रदेश टुडे के संपादक आदरणीय श्री पवन पांडे जी का मैं हृदय स्वागत करता हूँ और हमारे विश्वविद्यालय के कुल सचिव, युवा, ओजस्वी, जो भी कहूँ वो कम नहीं के लिए, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। सर, हमारे माननीय कुलपति जी नए आए, परिवहन विभाग की ओर से इनका हृदय से स्वागत कर रहा हूँ। और ये हमारे विद्यार्थी संख्या कम है आज, और हमारी संख्या लगभग 150 के आसपास। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे विभाग में प्लेसमेंट की संख्या जो है सर्वाधिक है और सभी बच्चों को करीब नौकरी मिल जाती है। तो कार्यक्रम को आरंभ करते हुए मैं सर्वप्रथम, जैसा भारतीय संस्कृति में है कि सभी अतिथियों का कुछ से स्वागत किया जाए, मैं अपने सहयोगी डॉक्टर संजीव जी, डॉक्टर जावेद जी, डॉक्टर शैलेश जी, डॉक्टर मोहनका जी, डॉक्टर प्रमोद जी से कहूँगा सभी लोग आ जाए और माननीय कुलपति जी का स्वागत। नहीं सर, आप पहले तो कर लेंगे। नहीं पहले हमेशा जो अपने बेटा बैठ जाओ, बैठो, बैठ के करो, बैठ के करो। सर आप सर मैं करता हूँ। नहीं सर, सर जी जैसा आज ही के दिन 29 जनवरी 1780 को देश का पहला समाचार इक्की गजट, बंगाल गजट प्रकाशित हुआ। तत्कालीन परिस्थितियों की बात मैं चर्चा करूं कि उस समय भारत परतंत्र था, जैसा कहा जाता है, और शिक्षा और गरीबी दोनों बातें थी, और समाचार पत्र का प्रकाशन अपराध था, क्योंकि 1767 में मिस्टर बोल्ट ने एक प्रयास किया था। उन्होंने कलकत्ता के काउंसिल हॉल में एक पर्चा लगाया था कि प्रिंटिंग प्रेस एक साधन है जिसके द्वारा आप सूचना यहाँ से वहाँ प्रसारित कर सकते हैं, और उसका खामियाजा उस समय कोई कानून नहीं था, तो उन्हें हालैंड वापस कर दिया एक वर्ष बाद। और हिक्किस साहब के साथ भी समस्या आई, क्योंकि 1777 में क्योंकि एक कैप्टन थे जहाज में, और इन्हें प्रिंटिंग का एक शौक आया, और उन्होंने, क्योंकि उस समय जो थे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे उन्हें रोजगार करने की छूट थी, और उन्हें कोई भी ऐसा टैक्स नहीं लेता था सरकार की। वो यही सोचकर उन्होंने प्रिंटिंग का काम आरंभ किया, लेकिन भ्रष्टाचार उस समय भी था और जबरदस्त था, क्योंकि बिना लिए दिए कोई बिल पास नहीं होता था, और उसका खामियाजा 21 साल को भुगतना पड़ा कि उनकी बहुत सारे पेमेंट रुक गए, और अंततः उन्होंने समाचार पत्र प्रकाशन का निर्णय लिया और
अकेला व्यक्ति मुद्रण का भी काम करता था, समाचार लिखने का भी काम करता था और प्रसारित करने का भी काम करता था। और उसका खामियाजा हुआ कि कुछ दिन बाद उनके समाचार पत्र को बंद किया गया, उन्हें जेल में डाला गया। उसी समय कानून लगा कि कोई आप समाचार पत्र भेज नहीं सकते हैं। तरह तरह के आरोप लगे और अंत में 1.25 साल बाद वो अखबार बंद कर दिया गया और उसका प्रिंटिंग प्रेस सरकार ने जब्त कर दिया। लेकिन जो अलग 21 साल में जगाई, वह जैसा कहा जाता है कि 21 साल में अलग जगाई, उसके बाद 5 वर्ष बाद मद्रास से जो समाचार में नाम भूल रहा हूं, उसमें उसने घी डाला और फिर क्योंकि कानून जो लगा सेंसरशिप वाला, ये आया 1799 में, आग डालने का काम और बारूद रखने का काम उस समाचार पत्र ने किया। उसके बाद समाचार पत्रों पर एक कानून बन गया कि बिना सरकार के आप किसी समाचार को दिखाए आप प्रकाशित नहीं कर सकते। एक तरह से समाचार पत्र पर सेंसरशिप। लेकिन वह अलग आज वट वृक्ष के रूप में आजादी का पक्ष इसमें करता हूं, जो मिशन की पत्रकारिता थी या आज जो प्रोफेशन की पत्रकारिता, दोनों के जन्मदाता एक ही साथ। जो उन्होंने बीज बोया आज वट वृक्ष के रूप में हमारे सामने, आज उन्हीं के उपलक्ष्य में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और साथ ही साथ हमारे परम आदरणीय माननीय कुलपति जी का, क्योंकि अभिनंदन भी आवश्यक था, किया जा रहा है। और अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम अपने आदरणीय कुलसचिव जी अनुरोध करूंगा कि 2 शब्द आशीर्वाद। भारतीय पत्रकारिता दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ पर आयोजित इस कार्यक्रम में मैं हमारे यहाँ के संचालक विभाग के महानिदेशक माननीय पाठक जी, हमारे आदरणीय कुलपति प्रोफेसर वर्मा जी, हमारे अतिथि पांडे जी, संचालक जनशाला के समस्त अतिथि विद्वान श्रीवास्तव, शैलेश, पंजाबी, पांडे जी, मैडम, सभी छात्र छात्राएं, जैसे सर ने अभी बताया, हमें इसके बारे में, इतिहास के बारे में बताया कि हम पत्रकारिता दिवस क्यों मना रहे हैं, किस कारण से मना रहे हैं। इतनी सब जानकारी मुझे भी नहीं थी। आज 245 साल बाद, जो 1780 में जिस फैक्ट्री ने इस चीज़ का शुभारंभ करा था, 245 साल बाद भी अगर हम उसको मना रहे हैं तो ये कुछ महत्वपूर्ण हो गया। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि आज तो सोशल मीडिया और आपका IT का युग आ गया है। पत्रकारिता इसमें भी जैसे पहले हम इस पे जाते थे ऑफलाइन माध्यम से या पत्र पेपर्स के माध्यम से जाते थे, तो पत्रकारों की भूमिका में भी परिवर्तन आया। ऐसा नहीं है कि जो इसका न्यूज़पेपर वाले पत्रकार रहे वही उठा के आप उनसे आप ऑनलाइन ये न्यूज़ जो 24 आवर्स के चैनल चल रहे हैं, दोनों की पत्रकारिता करा सकते हैं। दोनों का अलग अलग विशेषज्ञता रहती है, दोनों की अलग अलग व्यवस्थाएं रहती हैं। एक इसका स्कोप बढ़ गया, पर आवश्यकता आज भी उतनी है। हम यानी मैं खुद इतना एडिक्ट होता हूँ कि अभी 26 जनवरी को कल सर पेपर नहीं आया था तो ऐसा लग रहा था दिन भर खाली खाली सा रहेगा। सब एडिक्ट हो चुके होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि हम अगर पेपर नहीं रहे, हमारे पास खबरें नहीं रहे, तो वो एक कुएं के मेंढक जैसे हो जाएंगे। हम हमारे बाहर क्या चल रहा है हमें कुछ जानकारी ही नहीं मिलेगी। और आप सोचो वो कैसी स्थिति रहेगी जब हमें कुछ बाहर की जानकारी ना मिले। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आपने एक बहुत अच्छा विषय चुना है। जैसा सर ने बताया कि यहाँ से आप लोगों को प्लेसमेंट भी अच्छा मिलता है। आप उसको अच्छे से करें, अच्छे से अध्ययन करें और आप RDVV का नाम इसमें रोशन करें, क्योंकि ये ऐसा विषय और ऐसा प्लेटफॉर्म आप लोगों को प्रदान करता है कि आप प्रदेश स्तर पे ही नहीं, देश के स्तर पे भी आप हम लोगों का नाम रोशन करेंगे। इतनी मेहनत आप लोग यहाँ से करेंगे, जो यहाँ से आप सर के अनुभव से, आपके अतिथि विद्वानों के अनुभव से आप लोग जो सीखेंगे वो आपको आगे बिल्कुल आपके भविष्य में काम आएगा और आप हमारा संस्था का, अपने बालकों का नाम रोशन करेंगे। सर धन्यवाद।
मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक मुझे भी आया कि एक आलेख में पढ़ रहा था, भारतीय पत्रकारिता किधर। उस आलेख में विद्वान लिखते हैं कि इक्की साहब लिखते हैं कि कलकत्ता की सड़कें ऐसी हैं जैसे कोई दुल्हन डोली में बैठ के जा रही है, वैसे हिचकोले खाने पड़ते हैं गाड़ी में बैठ के। तो उस समय की दुर्दशा को भी उन्होंने अखबारों में दिया है। और दूसरा, वो वारेन हेस्टिंग्स साहब उस समय गवर्नर थे, वो कहते हैं कि उनकी पत्नी क्लब में जाती है डांस करने के लिए और कई लाख रुपए खर्च करता है। तो एक सड़क की दुर्दशा भी दिखाते हैं कि आम जनता कितनी परेशान है, और दूसरा उस गवर्नर की मतलब जो कहा जा रहा है कि मतलब वो पैसे की बर्बादी करना, वो पक्ष को भी वो वहाँ दिखाते। तो एक सच्चे पत्रकारिता जो थी वो पक्ष को समझता। मैं अपने मुख्य वक्ता हम कहते थे श्री पवन पांडे जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि 2 शब्द अच्छे धन्यवाद सर। आज के इस बहुत महत्वपूर्ण और पवित्र आयोजन में मंच पर उपस्थित कुलपति सर, आदरणीय कुलसचिव सर, पाठक जी जो आप सबको एक तरह से दीक्षित करते हैं पत्रकारिता जैसे बड़े सब्जेक्ट में इसलिए कहूँगा क्योंकि पत्रकारिता की जरूरत आज कदम कदम पर पड़ती है, सूचनाओं की जरूरत आज कदम कदम पर पड़ती है। हो सकता है कि जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं वे पत्रकारिता में ना जाए, वे किसी और क्षेत्र में चले जाएं, लेकिन जिस क्षेत्र में भी वो जाएंगे वहाँ उन्हें सूचनाओं की जरूरत पड़ेगी। बिना सूचनाओं के संकलन के वे अपने प्रतिष्ठान को, अपने कार्यालय को, और बल्कि मैं यहाँ तक कहूँगा कि अपने जीवन की संभावनाओं को एक अच्छी दिशा नहीं दे पाएंगे। यदि आपके बारे में ये पता नहीं चलता है, चाहे वो सकारात्मक हो चाहे वो नकारात्मक हो, कि आपका व्यक्तित्व कैसा है और आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, आपके बारे में आपका परिवार क्या सोचता है, आपकी पत्नी क्या सोचती है, आपके बच्चे क्या सोचते हैं, तो आपके जीवन में सुधार की संभावना रहेगी। मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन में सुधार की संभावना रहेगी, आपके कार्यालय में सुधार की संभावना नहीं है, आपकी कार्यशैली में संभावना नहीं है। तो हम सब कहीं ना कहीं सुधार की दिशा में जा रहे हैं। और आज का जो दिन है, जैसा कि सर ने बताया कि पहला अखबार अपने देश का निकला, तो एक तरह से आज अखबार का जन्मदिन है ना। इतनी सारी परंपराएं अखबारों की शुरू हो गई, लेकिन अखबार का जो जन्मदिन था, जन्मदिन जब हमारा भी होता है या किसी संस्थान का होता है या किसी प्रतिष्ठान का होता है या किसी मिशन का होता है, तो हम खोया पाया में चर्चा तो करते ही हैं, साथ ही विस्तार पर भी चर्चा करते हैं। हमारे अपने जन्मदिन में भी हम बहुत सारे संकल्प लेते हैं। तो पत्रकारिता के दिवस पे आज पूरे शहर में कोई आयोजन नहीं है, अखबारों ने इसमें कहीं पर कोई सूचना भी नहीं दी, कहीं पर कोई ऐसे लेख प्रकाशित नहीं हुए। तो जो पत्रकारिता के लिए क्या चिंता का विषय नहीं है। और ऐसे समय में यदि पत्रकारिता डिपार्टमेंट एक छोटा सा ऐसा आयोजन कर रही है जिसमें आप लोगों को पत्रकारिता के बारे में जानकारी लगे और पत्रकारिता के इतिहास के बारे में जानकारी लगे, तो जो अपने आप में ऐसा आयोजन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके लिए मैं सर को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और तालियां बजा के सर का स्वागत करें। संयोजना का कि सर ने आज जैसे पता चला कुलपति महोदय यहाँ पर भी आज से पहली बार आए डिपार्टमेंट, हम उम्मीद करेंगे कि वे हमेशा यहाँ पर आते रहें और इस डिपार्टमेंट की, इस विभाग की जो परेशानियाँ हैं, अब बच्चों की जो परेशानियाँ हैं उसकी दिशा में भी वो ध्यान दें। और आपके निर्देशन पूरा विश्वविद्यालय तो आगे बढ़ ही रहा है, लेकिन ये विभाग भी बहुत उन्नति करे और आप लोगों को सर की अच्छी दिशा देशना मिले, मार्गदर्शना मिले, ताकि आप लोग जहाँ पर भी जाएं बहुत सफल हों। जैसा कि सर ने कहा कि उनका नाम रोशन करें, तो नाम रोशन अपने आप होता है। यदि आप रोशन होते हो तो आपको रोशन करने वाला केंद्र, परिवार या आपके गुरुजन वो अपने आप रोशन होते हैं, उनके अंदर एक संतुष्टि की भावना आती है। पत्रकारिता भी उनके पीछे घूमती है। यदि कोई व्यक्ति सफल होता है तो ये उनके गुरु हैं, ये उनके ब्रदर हैं, ये उनका गांव है जहाँ पर वो नहाते थे, यहाँ पर वो ये। आज एक जबलपुर के ओशो है, वो उन्होंने कहीं पर कहा था कि वो सक्कर नदी में नहाते थे। अब वो नदी का नाम निशान नहीं, सूख गई पूरी, लेकिन विदेशी लोग जो आते थे वो सक्कर नदी के दर्शन करने आते थे।
वो सक्कर नदी की मिट्टी को देखती, उसमें कहीं लिखा था उसने कि रेल का पुल था, उधर से वो सक्कर नदी पे कूदते थे वो शो। तो वो जो पुल था, पुल में जो थोड़ा सा चबूतरा था जहाँ से, वो आज ध्यान केंद्र बन गया। तो ये जरूरी नहीं है, जैसा सर ने बताया, कि हमारा नाम रोशन होगा। यदि आप सफल होंगे ना तो आपसे जुड़ी सारी चीजें रोशन होंगी। पत्रकारिता की बात करें तो पत्रकारिता जैसे जन्म से लेके जब हमारा हम पैदा होते हैं, एक शिशु होता है, तो शिशु जब आकार लेता है, बढ़ता है, तो उसके जीवन की फिर समीक्षा भी होती है। आप भी करते हो, समाज भी करते हैं। तो पत्रकारिता की भी आज समीक्षा हो रही है। आज घर घर में एक बात कही जा रही है, आज की पत्रकारिता को लेके, गोदी मीडिया नाम सुने सब लोग। गोदी मीडिया किसको कहते हैं, कोई बता पाएगा? गोदी मीडिया, हाँ बताएं। सर, जो इंक्लाइंड वे में ऐसा परसीव करते हैं कि एक पक्ष को दिखा रहे हैं और वो मतलब मोदी जी के पर्सपेक्टिव से ज्यादा सोचते हैं, जबकि अब पता नहीं सच है या नहीं, लेकिन ऐसा प्रेवलेंट है कि ऐसा ही होता होगा। जी, गोदी मीडिया शब्द कहाँ से आ गया? गोदी मीडिया का बहुत मतलब साधारण अर्थ हमने लिखा है ना, तो गोद में बैठकर करने वाली, की जाने वाली पत्रकारिता। आज पत्रकारों पे, पत्रकारिता पे ये इल्जाम आ रहा है कि पत्रकारिता कैसी हो गई है, सरकार की गोद में बैठ के वो सूचना दिखाई दे। यदि किसी की गोद में बैठ के सूचना दिखाई जाएगी तो फिर क्या दिखाया जाएगा? यदि हम आपकी आंखों से दुनिया को दिखाएंगे तो क्या दिखाएंगे? जो आपको अच्छा लगेगा वही दिखाएंगे। तो क्या पत्रकारिता के साथ ये न्याय होगा? गोदी मीडिया है या गोदी मीडिया नहीं है, इसका विश्लेषण करना जनता का काम है, पाठकों का काम है। बात तो फिर ऐसा भी कहा जाता है कि जो चीज देखी जाती है वही दिखानी पड़ती है। फिर तो फिल्मी प्रोड्यूसर भी ऐसे करते हैं, कहते हैं कि ये कहानी की मांग है, कहानी की मांग के आधार पर हमने ये चीज दिखा दी, कहानी की मांग के आधार पर हमने ये चीज परोस दी। तो कहानी की मांग के आधार पर क्या हम अनैतिकता की तरफ भी जाएंगे? पत्रकारिता को आईना क्यों कहा जाता है? आईने का मतलब क्या होता है? जैसे आपने बाल संवारे हैं, आईना वैसे दिखाएगा कि अपने मन से कोई दूसरी हेयर स्टाइल दिखा देगा, अपना ही प्रतिबिंब दिखाएगा, अपना ही प्रतिबिंब दिखाएगा ना। तो समाज जैसा होता है, पत्रकारिता का ये धर्म है कि जैसे ही उसकी छवि प्रस्तुत करे, अपने मन से लाभ लपेट एक हद तक सही है। विचार की जो बात अभी हम सर से चर्चा भी कर रहे थे, जब हम किसी पोस्ट पर बैठते हैं, यदि हम कोई काम करते हैं, वो काम यदि हमारी रुचि का हो, हमारी विचारधारा की रुचि का हो, तो हमारे अंदर उत्साह आ जाता है उस काम में अपने आप हम। लेकिन हम अगर कर्तव्य भूल रहे हैं, तो कर्तव्य भूल रहे हैं तो फिर हम काम के साथ कहीं ना कहीं न्याय नहीं करते। मैं अपनी पत्रकारिता से जुड़ा एक उदाहरण आपको बताता हूँ। हमारे एक सीनियर पत्रकार थे, तो एक बार क्या हुआ, अयोध्या की से जुड़ी हुई कुछ शिलाएं यहाँ पर आई, तो उसको लेकर कुछ विवाद की स्थिति बनी। चूंकि सरकार कांग्रेस की थी, तो विवाद की स्थिति बनी। तो हमारे उस समय जो मोबाइल नहीं थे, फोन पे सब काम होता था। तो एक सीनियर रिपोर्टर को भेजा गया कि भैया 1 बजे वो कार्यक्रम है, तो आप उसको कवर करके जल्दी लाओ, ताकि हम शाम का वार्ता हिंदी एक्सप्रेस, ताकि हम उसमें छाप के जल्दी से जल्दी पब्लिक तक दे सकें। वो गए और 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे तक लौटे ही नहीं। हम लोग यहाँ वेट कर रहे थे, पूरा सब कुछ भर लिया था, आधा पेज बस बाकी था। जब पीयून को जाके पता लगाया कि भैया वो कहाँ पे है, वो बंदे, पता चला वो जो आंदोलन हो रहा था उनके साथ जेल चले। वो उस विचारधारा से प्रभावित होकर अपने काम को छोड़ के कहाँ चले गए? जेल चले गए। तो बेशक वो उस विचारधारा से जुड़े रहे हों, लेकिन क्या उन्होंने अपने काम के साथ अन्याय किया? तो एक पत्रकार वार्ता में एक व्यक्ति ने देखा होगा किसी को जूता फेंक के मारा, क्योंकि उसको वो बात बुरी लगी, उसकी विचारधारा को बात बुरी लगी। लेकिन उस समय विचारधारा किनारे हो जाती है। विचार के साथ आप न्याय कब कर पाएंगे? जब आप पर्सनल लेवल पर हैं। लेकिन जब आपके ऊपर कोई दायित्व है, आपके ऊपर कोई जिम्मेदारी है, तो फिर आपकी उस जिम्मेदारी का पोषण आपको करना पड़ेगा और अपना पूरा 100% आपको देना पड़ेगा, है ना। तो हम पत्रकारिता की भी कुछ ज़रूरतें होती हैं। जब पत्रकारिता में कहीं पर संगोष्ठी होती है तो पत्रकार अपना रोना लेके बैठ जाता है कि हमारे पास ये अभाव है। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कोई व्यक्ति आपके घर में पीले चावल लेके गया था क्या, कि आपको पत्रकारिता ही करनी है? यदि चयन आपका है तो उस चयन के कारण आने वाले परिणाम के जिम्मेदार भी कौन हो, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे उसको सजा मिले और चाहे उसको मजा मिले। पत्रकारिता का पेशा भी सर मान सम्मान से होते हुए आज ना वेतनमान तक पहुंचा है और वेतनमान में उलझ के रह गया।
अभी मिशन की बात कही, लोग बोलते हैं पत्रकारिता भी उद्योग हो गई है। तो क्यों हो गई है? क्योंकि पत्रकार ना अब अखबार नहीं निकालता। हमने जिस जमाने की बात करी, उस जमाने में महात्मा गांधी ने अखबार निकाला और राजा राम मोहन राय ने अखबार निकाला। उस अखबार के बाद दूसरा उद्दंड भारत, है ना, उन्मुख शिला, ये अखबार किसने निकाले? जो पत्रकार थे उन्होंने निकाला। आज पत्रकार अखबार कहाँ निकालते हैं? और अखबार निकालता भी है तो उसके साथ वो संसाधन भी जुट पाते हैं, क्योंकि वो सरस्वती पुत्र होते हैं। और सरस्वती और लक्ष्मी में 36 का आंकड़ा होता। अभी सर भी कह रहे थे कि हमें ना पैसे की जरूरत है, विश्वविद्यालय को चलाने के लिए पैसे हमें चाहिए, हमें संसाधन जुटाने पड़ेंगे, बिना उसके ना काम चलेगा नहीं। तो आपके जो भी आदर्श है, आपकी जो भी जीवन की शैली है, उस शैली से जो लोग आपसे जुड़े हैं उनको कोई लेना देना नहीं है। आप उसके खुद के जिम्मेदार हैं। तो सर से सब सीखते चलें और जीवन में आगे बढ़ते चलें। यदि पत्रकारिता के क्षेत्र में जाते हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में नहीं भी जाते हैं, तो जो सूचनाएं आपको मिल रही हैं उन सूचनाओं के आधार पर आपका जो एक्शन हो रहा है, उस एक्शन का समाज पे क्या असर पड़ने वाला है, इस पर जरूर ध्यान दें। वो ध्यान देके यदि आप काम करेंगे तो फिर सूचना के साथ आपका न्याय करना सार्थक होगा। और नहीं तो आप सूचनाओं के साथ अन्याय ही है ना। घर में आप जाते हैं, घर में यदि कोई सूचना मिलती है, तो भाई बहन लड़ रहे हैं और घर का मुखिया यदि पहुंचता है ऑफिस के टेंशन से, तनाव से, और सूचना देने वाली उसकी पत्नी ने या उन बच्चों की माँ ने कुछ उत्तेजित होकर सूचना दी और सब कुछ गलत परिणाम आ गया, बच्चा पिट गया। परिणाम के साथ मान लो उसकी गलती नहीं भी थी, पीटने वाले को थोड़ा पता है। तो ऐसे कई बार पता नहीं चलता, बहुत बड़ी बड़ी बात हो जाती है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी समय भी थोड़ा कम है, समय का तो आधे घंटे में खत्म करते हैं, पूरा करेंगे तो फिर मिलते हैं। सर धन्यवाद। आपने जो कहा सच ये है कि एक पत्रकार को निष्पक्ष, निर्भीक और तथ्य का अन्वेषक होना चाहिए, तभी वो सफल पत्रकार हो। और हिक्की साहब के पास सब था, वो निष्पक्ष भी थे, निर्भीक थे। और मैं कहता हूँ खोजी पत्रकारिता, भले वो बाद में कहा कि 1970 में अमेरिका महाअमेरिका खोजी पत्रकारिता की शुरुआत हिक्की साहब ने की थी 1780। वो उन्होंने जो किया वो पूरा विश्व में। एक बात और भी मैं कहता हूँ, ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण भारत जनक, बौद्ध धर्म को पूरे विश्व में पहुंचाने वाला भारत, एक विचारधारा को पूरे विश्व में। तो वैश्वीकरण तो भी है, ये अब आर्थिक वैश्वीकरण हो गई है। तो सच है कि हिक्की साहब एक निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकार थे। तभी मैं आपको बताऊं कि मार्च 1721 जब उन्हें अर्थदंड दिया गया और उन्हें बंद किया गया, तो 20,000 रुपए का अर्थदंड दिया गया था 1781 में। ये राशि जमा करने पर तब आपको छोड़ा जाएगा, और वो पैसा जमा नहीं कर पाए तो उनका प्रेस जब्त कर लिया गया और अंत समय वो जेल में मिला। ये सत्य है। मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष और अपने परम आदरणीय कुलपति जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आशीर्वाद। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित पांडे जी, पाठक जी, रजिस्ट्रार पांडे जी से मेरी अभी चर्चा हो रही थी, तो मैंने कहा था आपको सुनना है, क्योंकि एक अलग व्यवस्था से आपको लोगों को सुनना है। हमारे साथ एक लिमिटेशन रहती है, हम शिक्षा जगत के हैं, तो हम शिक्षा जगत की बात करते हैं। पत्रकार फील्ड में, पत्रकारिता फील्ड में जो लोग रहते हैं, उनके पास बहुत सारी सोर्सेस से सूचनाएं आती है। तो मुझे लगता है उनके पास इतनी अलग अलग फील्ड का ज्ञान होता है, हमारे पास लिमिटेशन है, और हम कई बार आते हुए को हमको रोकना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारा दूसरा काम है, तो हम कहीं ना कहीं लिमिट में रोकना पड़ता है। आज तो बहुत अच्छा दिन है, पत्रकारिता दिवस है। दूसरा जो चर्चा हुई, पत्रकारिता कहाँ तक पहुँच गई है। यूक्रेन युद्ध देखा आपने, वहाँ से पत्रकारिता लाइव चल रहा है। गाजा पट्टी में क्या चल रहा था उसमें आपने लाइव देखा, अलग अलग जगह से। और अभी 22 जनवरी को भी हम बहुत सारी चीज लाइव देख चुके हैं। ऐसे पूरे 365 दिन हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। और वास्तव में कई बार तो मुझे लगता है कि ये जो प्रोफेशन है ना,
बहुत डिफिकल्ट मतलब टफ लगता है और उनके ऊर्जा देखने लगे। अब जब लाइव न्यूज देखते हैं कई बार ऐसा लगता है सुबह 6 बजे भी इनको देखा था, कल शाम तक समय बदल गया, शाम को 6 बजे भी इनको देख रहे हैं, रात को 10 बजे भी इनको देख रहे हैं। और एनर्जी लेवल अगर देखें तो आपने भी देखा होगा एनर्जी लेवल में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इतना एनर्जी लेवल के साथ आप जिस फील्ड में जा रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, और मैं सर को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि अगले पत्रकारिता दिवस तक जब सर जाओ आप पधारेंगे तो शायद विभाग में बहुत परिवर्तन होगा और आपको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा कि हम बहुत कुछ आगे कर पाए। चूंकि अभी 1 महीना ही हुआ है, बहुत सारी चीजें हमारे पास करने को। आज भी हमारी मैराथन 2 घंटे अलग अलग उस पर बैठक हुई है, बहुत कुछ करने को है और संस्कार धानी में करके। और यहाँ मैंने जो वहाँ इंदौर में सुना था कि जबलपुर में मीडिया बहुत मजबूत है, तो ये आके देखने में आया बहुत अच्छी, और वास्तव में अच्छी अच्छी चीजें लेके आते हैं। कहाँ क्या कार्यक्रम चल रहा है, कई बार ऐसा भी होता है कि एक जगह स्पेस की प्रॉब्लम होती है तो लिमिट रहता है कि आरडीवीवी की एक ही न्यूज लग सकती है, पर मैंने यहाँ देखा आरडीवीवी की कई बार एक पेपर में 3 जगह अलग अलग न्यूज है, इस कार्यक्रम की भी न्यूज है, इस कार्यक्रम की भी न्यूज है। तो सारे जो पत्रकार पूरा समाज है और सब लोग लगे हुए, सब लोगों से मुझे लगता है नारी दुर्गा विश्वविद्यालय को अच्छा सहयोग मिल रहा है, और सहयोग के लिए सरकार और बाकी सारे पत्रकार बंधुओं का हम धन्यवाद करेंगे वही तरफ से। और आप लोग बहुत एनर्जेटिक तरीके से इस फील्ड में आगे जाएं, और मुझे लगता है कि पहचान जब होती है तो और ज्ञान जहाँ होगा तो वहाँ कहीं ना कहीं आगे अपने आप बहुत सारे दरवाजे खुलेंगे और आप लोग बहुत अच्छा करें, ऐसी शुभकामना बहुत और आभार प्रदर्शन के लिए मैं अपने सहयोगी डॉक्टर प्रमोद पांडे ये अध्यक्ष इंचार्ज हैं देखिए पंकज उंगर के सबके बहुत भारतीय पत्रकारिता के इतिहास का आज सबसे गौरवशाली दिवस है। खासतौर पर हम विद्यार्थी आज से 244 साल पहले पौधा रोपा गया था जो आज वृक्ष का रूप ले चुका है। आज के अत्यंत गौरवशाली दिवस के अवसर पर पत्रकारिता विभाग द्वारा आयोजित व्याख्यान के अवसर पर उपस्थित हमारे कार्यक्रम के मुख्य वक्ता लोकप्रिय समाचार पत्र प्रदेश टुडे के संपादक, हम सबके बड़े भाई जिसको हम लोग भैया बोलते हैं, है ना, उपस्थित पांडे सर का निरंतर सहयोग मिलता रहता है। और माननीय कुल सचिव सर, माननीय कुलपति सर को बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में विभाग में अध्ययनरत 12 छात्र वर्तमान समय में सर के यहाँ इंटर्नशिप कर रहे हैं। निरंतर सर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपना अमूल्य समय देने के लिए। सब कुछ छोड़ कर मैं समझ सकता हूँ कि पत्रकारिता कितना महत्वपूर्ण समय है, दिन का अखबार है, तो कितना कीमती समय निकालकर सर ने आपको 3-4 घंटे दिया। सर का तो सर ने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। उसके साथ साथ ही हमारे विश्वविद्यालय के कुलगुरु माननीय कुलपति प्रोफेसर राजेश कुमार वर्मा सर का बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूँ। हम लोगों को अपना आशीर्वचन दिया, उत्साहवर्धन किया। इसके साथ साथ ही हम सब के लोकप्रिय सज्जन मिलन साहब, हमेशा बड़े भाई जैसा स्नेह देने वाले कुल सचिव साहब डॉक्टर दीपेश मिश्रा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही विभाग के हमारे पत्रकारिता विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर धीरेन्द्र पाठक सर, जो हमेशा अपने बच्चों छोटे भाई जैसा स्नेह देते हैं, निरंतर आगे बढ़ाते रहते हैं, उनका हार्दिक धन्यवाद। और इसके साथ साथ हमारे सभी अतिथि विद्वान साथी और बच्चे बहुत भूखे हैं सर आज कुछ दूर से आना, कुछ डिंडोरी से हैं, कुछ लखनऊ सिवनी से हैं, कुछ बोल रहे थे ले जाना नहीं, हमने कहा कार्यक्रम है टेंशन ना तो सुनना जरूरी है, तो उनने सब ने अपनी उपस्थिति यहाँ दर्ज कराई। उसके लिए सबका हृदय से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि आज विश्व पत्रकारिता में
भारतीय पत्रकारिता इतने आम स्तर पर पहुंच गई है कि आज जब हम देखते हैं कि सबसे पहले खबरें हमारे पास होती हैं हम, और पहले जैसा विश्वसनीयता की बात रही, आज हमारी भारतीय पत्रकारिता पे विश्वसनीयता इतनी बढ़ गई है कि कई लोग अभी बीच में कई मौकों में ऐसा आया कि उन्होंने हमारे से वेरीफाई किया कि इस बारे में भारतीय पत्रकारिता का क्या कहना है, ऑथेंटिसिटी के मामले में, विश्वसनीयता के मामले में। और हम इतना फास्ट हो गए हैं, और जैसे अपन ने देखा कई मौक़ों पे इतनी रिस्की क्षेत्र में जाके, गाजा में जाके, यूक्रेन में जाके हमारे लोग पत्रकारिता कर रहे हैं। तो आज मुझे लगता है कि बहुत गौरव का दिवस है, और इस फील्ड में लगे सब व्यक्तियों को, पत्रकारिता में लगे सभी जो भाई बहन लगे हैं, उनको शुभकामनाएं देता हूँ। जो बच्चे हैं उनके लिए भविष्य के प्रति शुभकामनाएं। तो ऐसी परिस्थितियों में चूंकि पत्रकारिता के छात्र यहाँ पर है, पत्रकारिता विभाग ने जो कार्यक्रम किया है उसके लिए सर को बहुत बधाई हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि पत्रकारिता अपने उद्देश्यों तक पहुँचाएगी। सर कुछ छात्र ऐसे भी हैं जो हताश हो जाते हैं, क्या नहीं, हताश होने की जरूरत नहीं है, और फिर पत्रकारिता बस नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं हताशा आती है, निराशा आती है, क्योंकि हम तात्कालिक सफलता देखते हैं। जरूरत नहीं, यदि हम किसी मिशन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं तो हमें तुरंत सफलता मिल जाए। तो जो पत्रकारिता के छात्र हताश होते हैं उसका कारण यही है कि जो तात्कालिक सफलता उनको नजर आती है उसके कारण उनके मन में थोड़ी सी निरस्ता आती है। पर ऐसा नहीं है कि जब सबसे ज्यादा अंधेरा बताए कब होता है, सुबह होने के जरा देर पहले। तो यदि जीवन में निराशा है, हताशा है, अंधेरा है, तो समझ लो सुबह होने वाली। जैसा भी हमारे यहाँ विश्वविद्यालय के संचालक शाला में पत्रकारिता दिवस के अवसर पर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसमें हमारे मुख्य वक्ता ने यही बात होती रही। पत्रकारिता दिवस का आज हमारे जो न्यूज़पेपर या दूसरे जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं उसमें कहीं भी इतना प्रचार प्रसार नहीं। ये जो आज से 245 साल पहले 1780 में जो आंदोलन या एक बीज आरोपण हुआ था, आज तो इतना एक वटवृक्ष बन चुका है, पर हम अपनी जड़ों को ना भूलें। हम लोगों का प्रयास रहेगा, हमारी अध्ययनशाला के माध्यम से प्रयास रहेगा कि अगले वर्ष पत्रकारिता दिवस के कार्यक्रम को हम बहुत ही अधिक व्यापक स्तर पे मनाएं, ताकि ITBP से ये नए एक ऊर्जा का संचार हो जो कि मध्य प्रदेश और देश में